ओके। नमस्कार, आप सभी को राम राम। और आज का जैसे हमारा टॉपिक है कि आखिर यूएसए अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप क्यों बिगाड़ना चाहता है। और एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सूद सर ने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं और एग्जैक्टली उनकी जो प्रोफेसी थी वो अब सही होती जा रही है आज के सिनेरियो में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार उदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको भी। नमस्कार। मैं स्टार्ट करूंगी सूद सर से क्योंकि सूद सर की एक बहुत अच्छी पकड़ है इस टॉपिक के ऊपर और वो ही बता सकते हैं स्टार्ट में कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और हुआ क्या है आज से पहले और आज जो हो रहा है उसकी जो रूपरेखा है वो पहले से कैसे तैयार की जा चुकी है। ओवर टू यू सूद सर। ओके, थैंक यू, शुक्रिया। देखिए, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, वेस्ट का इंडिया की तरफ डिफरेंट एटीट्यूड था और यूएस कभी भी इंडिया का दोस्त नहीं रहा। वो इंडिया को गरीब कंट्री समझता था, हमको फ्री में वीट देता था, वो भी बची हुई वीट जो उसको समुद्र में फेंकनी होती थी। लेकिन अमेरिका पहली बार इंडिया के साथ तब खड़ा हुआ जब चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया। उस टाइम पे रशिया और अमेरिका क्यूबा मिसाइल केस में फंसे हुए थे और कोई इंडिया के सामने नहीं आ पाया और चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया। उसको पता था किसी के पास टाइम नहीं है इस टाइम पे। लेकिन जैसी सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हुई तो यूएस ने इंडिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उसने अपने मैरिन्स कलकत्ता में उतार दिए और साथ में कुछ इक्विपमेंट वो भी उतार दिए। तो चाइना भाग गया क्योंकि चाइना को पता था कि अगर इंडियन आर्मी के पास इक्विपमेंट्स आ गए या सपोर्ट आ गई तो वो चाइना को यहाँ से खदेड़ देगा। और चाइना को था कि अगर मैं इस एरिया में बैठा रहा तो मेरे को पीछे सप्लाई नहीं आएगी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और लेह लद्दाख के एरिए से चाइना बहुत दूर था, जो मेन चाइना। उसके बाद इंडिया ने कहा चाइना से कि भाई आप हमको एयरक्राफ्ट दे दो। पाकिस्तान यूएस से कहा कि हमको एयरक्राफ्ट दे दो। हमारे उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर यूएस के अंदर भी गए। उन्होंने इंडिया का मजाक उड़ा दिया कि आपके पास जो प्लेन्स है वो तो एक म्यूजियम में रखने वाले प्लेन है और हमको कोई सपोर्ट नहीं दी। उसके बाद इंडिया ने रशिया की तरफ देखना शुरू कर दिया। और जब 1965 का वार हुआ, इसीलिए पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया कि पाकिस्तान के पास लेटेस्ट इक्विपमेंट थे, पैटर्न टैंक्स थे, साथ में उनके पास फ्रेंच और जो ब्रिटेन के प्लेन थे उनके पास, और उससे इंडिया पे अटैक कर दिया। हमारे पास बचा कुचा सामान था जो हमारा बचा हुआ था, जो हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर में थोड़ा सा सामान बचा था उससे लड़े, लेकिन स्ट्रेटजी की वजह से हम जीत गए। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, इनके जो बॉस थे, शायद मैं नाम नहीं जानता, गुरबचन सिंह या कोई भी थे, सिख थे जरूर। उनको उस टाइम के आर्मी चीफ ने कहा जी आप पीछे हट जाओ। उसने कहा हम पीछे नहीं हटेंगे, हम यही लड़ेंगे। तो जब आर्मी चीफ ने उन पर प्रेशर डाला तो उन्होंने कहा जी आप लिख के ऑर्डर दे दो। और उन्होंने पाकिस्तान को डिफीट किया अपनी स्ट्रेटजी की वजह से, या कि जैसे वहां पे नाले थे, नालों का पानी खोल दिया और पाकिस्तान के टैंक फंस गए। बहुत सी बातें हुई, बहादुरी उनकी थी और क्रेडिट मिला उस टाइम पे आर्मी चीफ को। उसके बाद इंडिया ने सोचा कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाएंगे और 1966 में हमारा एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान के साथ। रशिया उसके अंदर इन्वॉल्व था और वो पीस एग्रीमेंट किया गया। लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उस टाइम इंडिया ने डिसाइड कर लिया था कि इंडिया न्यूक्लियर जाएगा और लाल बहादुर शास्त्री ने होमी भाभा को क्लियरेंस दे दी थी। जबकि होमी भाभा बहुत देर से नेहरू को भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि हम न्यूक्लियर बने ताकि अपनी कंट्री को डिफेंड कर पाए। लेकिन अमेरिका और उनकी सीआईए, होमी भाभा को उन्होंने मर्डर कर दिया। माउंट बैंक के ऊपर पूरा का पूरा प्लेन उड़ा दिया, शायद जिसमें 136 के आसपास हमारे इंडियन और कनेडियन और बाकी कंट्री के वहां पे लोग थे। प्लेन उड़ा दिया। अमेरिका को कोई मतलब नहीं है, उन्होंने होमी भाभा को मारना था, मार दिया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, लोग कहते हैं उसको इंदिरा गांधी ने मारा। इंदिरा गांधी का कोई रोल नहीं था लाल बहादुर शास्त्री के एलिमिनेशन में। उस टाइम पे रॉ भी नहीं था और रॉ इस चीज में इंडल्ज भी नहीं करता कि अपने लोगों को मारा जाए, ना हमारी कंट्री के अंदर ये पॉलिसी रही है। उसको भी अमेरिका ने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि उससे वो नाराज थे और वो भी ताशकंद में किया ताकि सारा का सारा जो प्रेशर जाए वो रशिया के ऊपर जाए। और ये कहा जाता कि उनका एक कुक था, उसने उसको जहर दे दी, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तानियों ने उनको जहर दे दिया जब रात को खाना खा रहे थे। तो चलो कोई बात नहीं, ये तो सारी बातें चलती रहती हैं। उसके बाद 1971 का वॉर हुआ। इंदिरा गांधी ने एक सबक सिखा दिया अमेरिका को भी, पाकिस्तान को भी और पूरे यूरोपियन कंट्रीज को भी।
जब हम 1971 का वार जीत गए, उस दिन पे रशिया हमारे साथ खड़ा हो गया। रशिया अकेली कंट्री थी जो इंडिया के साथ खड़ी रही। और जब अमेरिका ने अपनी 7th फ्लीट भेजी, तो रशियन सबमरीन पहले इंडियन ओशन के अंदर थी, वो जाना चाहती थी बे ऑफ बंगाल में, लेकिन रशियन सबमरीन को देख करके अमेरिकन वापस भाग गए। और दूसरी तरफ ब्रिटेन की नेवी आ रही थी कराची पोर्ट की तरफ पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, और वो भी वापस भाग गए। इंदिरा गांधी ने बड़े एफिशिएंटली इस वॉर को 13 दिन के अंदर खत्म कर दिया। लोग ये जरूर कहते हैं कि जनरल मानिक शाह का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन उस टाइम के नेवी चीफ या एयरफोर्स के चीफ, उनका भी बड़ा रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है रॉ का। आर.एन. काव रॉ के चीफ थे, उन्होंने सारी प्लानिंग की थी इस पूरे वॉर की। और उससे ज्यादा रोल किसका? इंदिरा गांधी का, जिसने इनको एम्पावरमेंट दी या जिसने डिसीजन लिया। अगर आज मोदी को डिसीजन लेते हैं तो मोदी इसलिए लोग इसलिए हम सक्सेस होते हैं कि मोदी डिसीजन लेते हैं, मोदी अप्रूवल देते हैं। और यही कुछ लोग कहते हैं कि आज आपके अजीत डोभाल साहब बड़े इंपॉर्टेंट रोल है, ये करते हैं वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, नो डाउट इसके अंदर। लेकिन जब तक मोदी ना होते थे क्या वो कर पाते? जब डोभाल साहब आईबी के चीफ थे, क्या वो अचीवमेंट कर पाए कुछ? क्योंकि गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, पीएम पे डिपेंड करता है। हम 71 का वार जीत गए। उसके बाद से विक्रम साराभाई, जो हमारे एक बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, उनका मर्डर कर दिया केरला के अंदर 31 दिसंबर 1971 को। अमेरिका ने बदला लिया, क्योंकि विक्रम साराभाई भी उस टाइम पे तैयार हो गए थे इंडिया को न्यूक्लियर बनाने के लिए, और अमेरिका नहीं चाहता था इंडिया न्यूक्लियर बने या स्ट्रांग बने, इसीलिए उनका मर्डर किया गया। कम से कम 50 हमारे साइंटिस्ट हैं जिनको अमेरिका की सीआईए ने मारा। पूरे हमारे पास एविडेंस है, प्रूफ है, लेकिन हम वो प्रूव नहीं कर सकते। और एक और बात है कि जो लेटेस्ट कैजुअलिटी हुई वो हुई नंबी नारायण की, क्योंकि नंबी नारायण प्लेन का इंजन बनाना चाहते थे, फाइटर जेट का, रशिया की मदद से। इसीलिए उन्होंने फंसा दिया केस के अंदर। कुछ हमारे ऑफिसर्स भी थे, इंटेलिजेंस के ऑफिसर, पुलिस के ऑफिसर, जो अमेरिका के रोज पे थे, उन्होंने काम किया। लेकिन चलो सब कुछ चलता रहा। जब यहाँ पे मनमोहन सिंह आए तो अमेरिका काफी क्लोज आ गया, इंडिया के थोड़ा बहुत क्लोज आ गया, क्योंकि उनको मनमोहन सिंह जैसा आदमी चाहिए था, प्यादा चाहिए था, जो रबर स्टैंप हो। लेकिन जब मोदी पावर में आए 2014 में, तो यूएस ने उनके ऊपर सैंक्शन लगाई हुई थी कि वो यूएस में अलाउड नहीं आने के लिए। ये सारा कांग्रेस का किया कराया था। और जब मोदी फुल पावर से इलेक्शन जीत गए, तो ओबामा को याद आया कि ये तो मोदी आ गए हैं, इस टाइम पे इंडिया के अंदर आ गए, इंडिया बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री भी है उनके लिए। तो उन्होंने पहले तो अपने जो एम्बेसडर थी, एक लेडी थी, उसको वापस बुला लिया कि तुमने हमको गलत असेसमेंट दी है। और उसके बाद पीएम मोदी को इन्वाइट किया अमेरिका के अंदर, और पीएम मोदी गए 2014 में यूएस के अंदर। और 2015 में ओबामा इंडिया में आए, हमारे रिपब्लिक डे परेड पे, इंडिया को रिकॉग्नाइज करने के लिए, मोदी को रिकॉग्नाइज करने के लिए। उसके बाद कुछ देर के बाद यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आ गए, यूएस के प्रेसिडेंट। और डोनाल्ड ट्रंप का भी पीएम मोदी की तरह बड़ा खिंचा हुआ रिलेशन था। फिर धीरे धीरे जब इंडिया ने उनको इंपॉर्टेंस बताई अपनी, तो इंडिया की तरफ स्लाट हो गए। फिर जब पीएम मोदी की विजिट हुई थी यूएस के अंदर, जहाँ पे हाउडी का एक प्रोग्राम हुआ था, तो ट्रंप स्टंप हो गए, पूरे स्टंप हो गए, मोदी की पॉपुलैरिटी देख करके, मोदी का एटीट्यूड देख करके, मोदी की पर्सनैलिटी देख करके, और मोदी का जो प्रोग्रेसिव एटीट्यूड था उसकी वजह से। सब कुछ ठीक चलता रहा और हम एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए। जब 2020 में इंडिया और चाइना का फेस ऑफ स्टार्ट हुआ, तो पहली बार पीएम मोदी स्टैंड किए इंडियन आर्मी को चाइना के सामने ला करके। अदरवाइज हम चाइना के सामने खड़े नहीं होते, किसी कंट्री की हिम्मत नहीं थी वो चाइना के सामने खड़ा हो जाए। इंडिया पहली कंट्री थी, और पीएम मोदी का डिसीजन या पीएम मोदी की पावर या पीएम मोदी का विजन, उसकी वजह से हम खड़े हो गए। तो यूएस चाहता था कि हमको इंडिया को B-52 बॉम्बर्स देना, ताकि हम चाइना के ऊपर अटैक करते। लेकिन इंडिया उनके झांसे में नहीं आया, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता था हम चाइना से लड़ें, हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं है चाइना से। और आज तक 4 साल से हमारा स्टैंड अप चल रहा है। इन्होंने हमको MQ-9B ड्रोन्स भी दिए, लेकिन हमने उनसे जो बॉम्ब वाले ड्रोन्स वो नहीं लिए, सर्वेलेंस के लिए, लेकिन उनको हमने वहां डिप्लॉय नहीं किया, क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि यूएस को हमारी आर्मी की डिप्लॉयमेंट के बारे में पता चले, क्योंकि जब उनके ड्रोन्स है तो नेचुरली उसमें से सब कुछ एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। उन ड्रोन्स को हमने अपनी नेवी को दे दिया, ताकि सी पे वॉच रखने के लिए। सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन ट्रंप इलेक्शन हार गए। जब जो बाइडेन पावर में आए, तो उनका दोबारा से एंटी इंडिया एटीट्यूड था। उनके फॉरेन सेक्रेटरी जो बाइडेन, जो ब्लिंकन, और डिफेंस सेक्रेटरी, इनकी स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई कि इंडिया के अंदर वायलेंस होती है, वायलेशन होती है ह्यूमन राइट्स की। और पाकिस्तान जाके भी इन्होंने स्टेटमेंट दी।
लेकिन जब ये पीएम मोदी से मिले या अजीत डोभाल से मिले तो इनके सारे डाउट क्लियर कर दिए गए, क्योंकि इनको समझा दिया कि हम क्या इंपॉर्टेंट है, हम क्या आपके लिए कर सकते हैं, हम कैसे चाइना को काउंटर कर सकते हैं। तो सारा कुछ ठीक हो गया। लेकिन बीच बीच में इंडिया को प्रिक करते थे, जैसे इनको कोई बात पसंद नहीं आई तो इनका कोई मिनिस्टर एमपी चला जाता था पाकिस्तान के पीओके के अंदर, और जब इंडिया कहता था आपका तो वहां पे एमपी चला गया, वो कहते उसकी अपनी पर्सनल विजिट है। लेकिन इसके बाद इनका जो अम्बेसडर था पाकिस्तान के अंदर वो पीओके चला गया, तब तो पर्सनल विजिट नहीं थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने गरसेटी को इंडिया के अंदर एम्बेसडर पोस्ट किया। जब गरसेटी ने अपनी स्टेटमेंट दी वहां पे, और वो टोटल एंटी इंडिया स्टेटमेंट थी, इनको एक ह्यूमन राइट्स मिलता है इंडिया के खिलाफ। हर एक कंट्री को ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, अपनी कंट्री के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं। हजारों केसेस है हमारे पास, जैसे हमारे साइंटिस्ट को मारा आपने, इराक के प्राइम मिनिस्टर को मार दिया, प्रेसिडेंट को मार दिया आपने, लीबिया के कर्नल गद्दाफी को मार दिया आपने, हमारे प्राइम मिनिस्टर को मार दिया, हमारे साइंटिस्टों को मार दिया, तब तो कोई वायलेशन नहीं हुई ह्यूमन राइट्स की। लेकिन जब गरसेटी आने वाले थे तो यहाँ पे पूछा गया शिवशंकर साहब से कि ये तो एंटी इंडिया है, क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? कहते हैं आने दो, बिठाएंगे, समझा देंगे, और समझा दिया। गरसेटी इस टाइम पे प्रो इंडिया है। लेकिन फिर उसके बाद पीएम मोदी को यूएस के अंदर बुलाया गया स्टेट विजिट पे, बहुत इंपॉर्टेंट विजिट थी। उसने कहा हम क्लोज पार्टनर्स हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, हमारा सामान जो होगा आप प्रोड्यूस करो, यानी कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा सामान, क्योंकि अमेरिका के पास और यूरोप के पास सारी मिसाइलें जो सेकंड क्लास थी वो खत्म हो चुकी हैं, और उनको मिसाइल बनाने के पास ना तो उनके पास लेबर है ना वो बना सकते हैं। इसीलिए इंडिया को एक काम सौंपा गया, सब कुछ ठीक चला। लेकिन जब सितंबर हुआ तो इनके कुछ, आप सोचिए ना, कीड़ा होता है, कीड़ा उछल गया यूएस के अंदर। पहले बात करने लगे निज्जर की, कनाडा के थ्रू। जब इंडिया ने कहा भाई निज्जर से हमारा क्या लेना देना, आपका जो आदमी है कनाडियन आदमी है, वो कनाडा के अंदर मारा, कनाडियन ने मारा उसको, हम क्या करेंगे? लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी, और कनाडा ने हमारे ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया, हमारे लोगों को वहां से निकालना शुरू कर दिया। जैसे हमारे वहां पे रॉ के जो स्टेशन चीफ थे उनको निकाल दिया, तो इंडिया ने भी किया। इंडिया ने इनके जो स्टेशन चीफ थे उनको निकाल दिया, साथ में 40 और डिप्लोमेट्स को यहाँ से पुश आउट कर दिया। अमेरिका उसके बाद कूद गया, क्योंकि इनको एक तो नाराजगी थी, इंडिया इतना कैसे पावरफुल हो गया, इंडिया ने कैसे G20 की समिट को अटेंड किया, कैसे इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया सारा कुछ। तो इन्होंने इंडिया को काउंटर करना शुरू कर दिया। अब दूसरा केस क्या आ गया? दूसरा केस आ गया पन्नून का। पन्नून को मारा किसी ने नहीं, और ये कहते हैं जो आदमी इसको मार रहा है शर्मा, वो चेक रिपब्लिक में है। मारेगा कौन? क्या एमए का आदमी कुछ ऑर्गेनाइज कर सकता है? मारेगा तो रॉ का आदमी ऑर्गेनाइज कर सकता है ना। वहां पे तो रॉ का कोई यूनिट ही नहीं है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कोई यूनिट नहीं है वहां पे, क्योंकि वहां पे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारी सिक्योरिटी का कोई कंसर्न नहीं है वहां पे। लेकिन इन्होंने नाम ले दिया और इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दी, यूएस नहीं माना, पीएम ने स्टेटमेंट दे दी, तब भी नहीं माना। तब इंडिया ने काउंटर एक्शन लेना शुरू कर दिया, यानी कि स्पेशली तब लिया जब जो बाइडेन ने अपनी 26 जनवरी की रिपब्लिक डे का जो विजिट थी उसको कैंसिल कर दिया, झटका दिया इंडिया को। एक तो बता दिया हम तुमसे ना खुश है, और दूसरा कह दिया कि हम तुमको सीधा कर देंगे। तो उससे पहले इंडिया पहले तैयार हो चुका था। पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने प्लान कर लिया था अपने विजिट को। ये किसकी आवाज आ रही है? ये रशिया जाने का। और हमने तब वीडियो भी बनाया था, हमने एक वीडियो बनाया था उस टाइम पे कि रशिया में इसलिए जा रहे हैं यूएस को काउंटर करने के लिए, यूएस को सबक सिखाने के लिए। और हमने कहा था बहुत से हमारे एग्रीमेंट होने वाले हैं वहां पे, इन्वेस्टमेंट के, डिफेंस के। और अब देखा जाए तो वहां पे पुतिन के साथ एस जयशंकर की 1-2 मीटिंग हुई है, जबकि पुतिन किससे मिलते नहीं, और स्पेशली किसी फॉरेन मिनिस्टर से तो मिलना अवॉइड करते हैं। लेकिन सामने बैठ के दोनों की बात हुई, और वो अब इंडिया के अंदर न्यूक्लियर प्लांट्स लगाना चाहते हैं पावर जनरेट करने के लिए, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंडिया के अंदर आर्म्स की प्रोडक्शन करना चाहते हैं ताकि उन आर्म्स को थर्ड कंट्री को बेचा जाए। और अब यहाँ पे Su-75, Su-57 प्लेन्स वो बनने की तैयारी, जो 5th जनरेशन के प्लेन्स हैं। पहले भी रशिया ने इंडिया के अंदर A203 के जो राइफल है वो बनाने का काम शुरू किया। 200 टाइप की राइफल है जो अमेठी में बन रही है। तो इस टाइम पे इंडिया क्लियर कर चुका है कि वी आर विद यू, और हम रशिया को भूल नहीं सकते। अमेरिका चाहता था कि हम रशिया के साथ रिलेशंस खराब करें, इंडिया ने खराब नहीं किए। अब दूसरी बात है कि जब जो बाइडेन ने अपनी विजिट के अंदर ये कहा कि मैं 26 जनवरी को नहीं आऊंगा, तो इनको लगा इंडिया को तो झटका लग गया। लेकिन इंडिया का विजन, इंडिया की तैयारी पहले से थी। इंडिया के पास 4 ऑप्शन थी।
एक थी ओमान के अमीर, क्योंकि वो इंडिया के साथ बहुत क्लोज है, और दूसरी थी यूएई के क्राउन प्रिंस, वो भी इंडिया के साथ बहुत क्लोज है और कभी भी आ सकते हैं इंडिया के साथ। तीसरे थे इटली के प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, वो पीएम मोदी से इम्प्रेस है, इंडिया से इम्प्रेस है, इंडिया के क्लोज आना चाहती है हमारे हर एक चीज में, या चाहे इस्लामिक इशू हो चाहे दूसरे हो, उसमें बड़े अच्छे एक समझिए अंडरस्टैंडिंग है, और वो चाहती है कि इंडिया के साथ डिफेंस रिलेशंस को डेवलप किया जाए। कोई भी किसी कंट्री का लीडर तुम्हारे पास तब नजदीक आता है जब उसको पता हो कि मुझे यहाँ पे क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि हर एक जो लीडर है वो अपनी कंट्री के इंटरेस्ट देखता है, और इंडिया भी इटली के साथ बहुत से डिफेंस डील्स करने वाला है इन नियर फ्यूचर के अंदर। लेकिन इंडिया ने जो पहली प्रेफरेंस दी वो दी मैक्रोन को, फ्रेंच प्रेसिडेंट को। क्यों दी? देखिए क्या था, जब इंदिरा गांधी यहाँ प्राइम मिनिस्टर थी तो इंडिया को ऑफर किया गया कि फ्रांस आपको मिराज प्लेन देना चाहता है, अगर आप 12 मिराज प्लेन ले लोगे तो उनकी जो कंपनी है वो 2 साल तक चलेगी, उसकी वजह से हमको बूस्ट मिलेगी। इंदिरा गांधी ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो भी डाइवर्सिफाई करना चाहती थी अपने डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस के जो डील्स हैं, और इंडिया ने 12 मिराज लिए। और उसके बाद से जो आपका फ्रांस है वो इंडिया को सपोर्ट करने लगा, जबकि 71 वॉर में उन्होंने पाकिस्तान को मिराज प्लेन दिए थे, और तब से हमारे रिलेशन डेवलप होने शुरू हो गए। लेकिन जब पीएम मोदी आए तो उन्होंने आते ही फ्रांस से 36 प्लेन लिए थे, रफाल प्लेन लिए थे। फ्रांस डिपेंडेबल भी है, फ्रांस रिलायबल भी है, और फ्रांस इंडिया के साथ हमेशा खड़ा रहा यूएन के अंदर, इंडिया को रशिया के साथ सपोर्ट करता रहा। चाहे इंडिया के ऊपर यूएस ने कोशिश की थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ पे एक बम ब्लास्ट किया था, न्यूक्लियर बम ब्लास्ट, तो तब भी फ्रांस हमारे साथ खड़ा रहा, उसने यूएस की कोई नहीं सुनी। और फ्रांस वैसे भी यूएस से नाराज है, क्योंकि एक ऑकस है AUKUS, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, एक ये फ्रंट बना था चाइना को काउंटर करने के लिए, और इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर न्यूक्लियर सबमरीन बनानी थी। ये शायद 60 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, शायद उससे भी ज्यादा हो, और बड़ा लंबा प्रोजेक्ट था। जबकि ऑस्ट्रेलिया की बात चल रही थी फ्रांस के साथ वहां पे सबमरीन बनाने की, लेकिन अचानक ऑस्ट्रेलिया ने अपना शिफ्ट कर लिया, वो यूएस की तरफ चला गया, और फ्रांस यूएस से भी नाराज हो गया, साथ में ऑस्ट्रेलिया से भी नाराज हो गया, और फ्रांस उस टाइम पे देख रहा था इंडिया की तरफ कि इंडिया मुझे बुलाए, मैं कुछ करूं। तो अब क्या है कि एक तो हमने 36 प्लेन लिए फ्रांस से, उसके बाद हमने फ्रांस से 26 प्लेन और ले रहे हैं, जिसकी डील बहुत जल्दी साइन होने वाली है अपनी नेवी के लिए, रफाल एम, जो हमारा सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर है, इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके लिए। और तीसरी बात कि इंडिया के पास 17 सबमरीन है, चाइना के पास 17 सबमरीन है। हम चाहते हैं कि हमारे सबमरीन को स्ट्रेंथन किया जाए। हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन कंपटीशन तो दे सकते हैं ना। और इसीलिए इंडिया प्रोजेक्ट 75I के अंदर 6 सबमरीन बनाने का प्रोजेक्ट वो मोस्ट प्रोबेबली फ्रांस को देगा, और इसके अंदर 6 सबमरीन बनाए जाएंगे जिनकी वर्थ होगी $20 बिलियन की। फ्रांस को इससे फायदा है, और फ्रांस ने कह दिया कि अगर आपको इसके बाद आपके इंजन चाहिए होंगे प्लेन के, तो वो भी हम सप्लाई करेंगे आपको टेक्नोलॉजी के साथ, और बहुत सी और डील वो फ्रांस के साथ होंगी। लेकिन दूसरी तरफ यूएस ने हमको MQ-9B ड्रोन देने थे, जिसका एग्रीमेंट साइन किया गया था जून 2023 में, लेकिन यूएस चुप है, वो इस डील को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो इंडिया को सबक सिखाना चाहता है, क्योंकि हमारे पास आर्म ड्रोन्स नहीं है। जो आर्म ड्रोन्स है वो हमने इसराइल से लिए, हेरोन ड्रोन्स नहीं आए इसराइल से, और खुद बनाने की तैयारी चल रही है इंडिया की। अब इंडिया अपने खुद ड्रोन बनाने लगा है जो आर्म ड्रोन्स होंगे, और जिनके अंदर वो 15 टन का वेट लेके जा सकेंगे। तो अमेरिका हमको बार बार, आप समझिए ना, कि उंगली देता है या बेसिकली पिन चुभाता है। और इसीलिए एक तरफ तो हमने फ्रांस के प्रेसिडेंट उनको इंडिया के बुलाया यहाँ पे रिपब्लिक डे परेड पे, और दूसरी तरफ हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो गए हैं रशिया में 5 दिन की विजिट के लिए। 5 दिन की विजिट कोई कम नहीं होती। दूसरी तरफ क्या किया था अमेरिका ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, आर्मी चीफ को बुलाया 7 दिन के विजिट पे, और उनसे कहा कि आप इंडिया से बातचीत करो। 7 दिन में क्या बात करेंगे आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ से, और साथ में कहा कि आप इंडिया को कुछ करो बॉर्डर पे। चुपचाप कह दिया। ये उनके ना डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, ना फॉरेन मिनिस्टर ने, बल्कि उनके जो CIA के 2nd नंबर पे हैं उन्होंने, या NSA है, डिप्टी NSA, उन्होंने कहा। तो पाकिस्तान को एक एनकरेजमेंट मिल गई। पाकिस्तान चाहता था कि अगर इंडिया हमारे पे अटैक करेगा तो यूएस ने कहा हम देख लेंगे। तो जब आप इस टाइप की रिलेशनशिप करोगे, डबल स्टैंडर्ड रखोगे, तो हम आपके साथ क्यों आपके क्लोज आएंगे। तो इंडिया के पास ऑप्शन थी, इंडिया ने ऑप्शन को यूज किया, और यूएस ने अपना बेस्ट फ्रेंड जो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर था वो लूज कर लिया। मुझे नहीं लगता अब दोबारा इंडिया कभी भी यूएस के तक क्लोज जाएगा। और दूसरी तरफ यूएस अपनी इंपॉर्टेंस खोता जा रहा है वर्ल्ड के अंदर। सऊदी भी यूएस से नाराज है,
यूएई भी नहीं चाहता यूएस के क्लोज जाना, और साथ में जापान जो यूएस के ऊपर पूरा पूरा डिपेंडेंट था अपनी सिक्योरिटी नीड्स के लिए, वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहता है। वो अपने प्लेन बनाना चाहता है 5th जनरेशन के, यूके और एक और कंट्रीज के साथ मिलकर के। साथ में यूएस की एक बेस है जापान के अंदर, उसको भी वो खाली करवाना चाहता है। उसको पता है कि यूएस के कभी भी डिपेंडेबल नहीं है, और यूएस इस टाइम पे अपने पार्टनर्स लूज कर रहा है। अगर यूएस इंडिया को लूज करता है तो आप सोचिए यूएस बहुत कुछ लूज करेगा। अभी एक यहाँ पे इन्होंने एक इजराइल के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया था, तो इंडिया ने यूएस के खिलाफ वोट दिया, इजराइल के खिलाफ नहीं दिया। फिर ईरान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे पास करना चाहता था, तो इंडिया ने रशिया और चाइना के साथ मिलकर के वोटिंग की यूएस के खिलाफ। और ईरान से हम क्यों नाराज हूं, क्यों वहां पे ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करें? देखिए बेसिक बात क्या है कि ईरान इंडिया का दोस्त है, उसने कभी भी इंडिया के अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं की। चाहे आपका कश्मीर इशू हो, स्टेटमेंट जरूर देता है, उसके आगे उसके कोई मिलिटेंट की सपोर्ट नहीं आती यहाँ पे कश्मीर के अंदर। वो इंडिया को अपना दोस्त मानता है। मैं तो ईरान में रहा हूं, मैंने देखा उनका कि क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट है कश्मीर के अंदर, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, कोई इस्लामिक इशू में ईरान की इन्वॉल्वमेंट नहीं रही। और ईरान हमको तेल बेचना चाहता है उसी तरीके से जैसे हम रशिया से ऑयल लेते हैं। तो अब हो सकता है कि हम जल्दी से ईरान से भी ऑयल लें रूपी रियाल के अंदर, क्योंकि ईरान को इंडिया से बहुत सी चीजें चाहिए, खाने पीने की चीजें चाहिए, तो हम उसे तेल लेंगे, वो सस्ता तेल देगा, नजदीक है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन भी बचेगी। और हम अब ईरान से तेल लेने की तैयारी कर रहे हैं। साथ में उनका जो पोर्ट है उसकी डेवलपमेंट का काम चल रहा था, और वो पोर्ट का हमने काम डेवलप भी कर दिया था। लेकिन उसके साथ हमने रास्ता बनाना था अफगानिस्तान का। रेल प्रोजेक्ट तो इसके ऊपर सैंक्शन लगने से बंद हो गया, लेकिन हमने आगे अफगानिस्तान से जो रशियन रिपब्लिक है वहां पे रोड्स बना रखे हैं। और अब जो ये रोड इसलिए बनाए हैं, ये इसलिए काम चल रहा है कि हम चाहते हैं कि जो रशियन रिपब्लिक्स हैं, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, काजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, यहाँ से हम ऑयल, गैस और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज को इम्पोर्ट कर सके, ताकि इंडिया की इकोनॉमी पे इम्प्रेस हो, और यहाँ पे चाइना एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो ये सारा का सारा बैकग्राउंड है, और इसीलिए किसी को और क्वेश्चन पूछते हो तो पूछ सकता है। और उदय जी, अगर आपको लगता है कोई आपको जवाब कोई किसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप उसको देख करके मुझे बताइए, ताकि उनका जवाब दे सके। अगर नंदिता दे सके तो बड़ी अच्छी बात है। अगर